हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 9 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई। पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हम जीवन की मौलिक इकाई। मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई हमारा पहला चैप्टर है। ठीक, जिसके अंतर्गत हमने अब तक क्या पढ़ा है? सेल के बारे में पढ़ा है, कोशिका। क्या पढ़ा हमने? सेल पढ़ा है। सेल के बारे में हमने कहा डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल की खोज किसने की और किस सन में हुई, किसके द्वारा हुई, और सेल की संरचना कैसी होती है इसके बारे में अध्ययन किया। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था और कोशिका का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया हमने पिछले वीडियो में। और इसके बाद हमने सेल का जी संरचना, मतलब कोशिका का आकार एवं आकृति, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार में। हमारा जो आज का क्लास होगा कोशिका का प्रकार। ठीक, कोशिका के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग आज? कोशिका के प्रकार। तो आपने देखा कि जो जीव होते हैं छोटे छोटे होते हैं, यानी कोशिकीय जीव भी होते हैं, और बहुकोशिकीय यानी बड़े से बड़े पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं, इन सब का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। और जिनकी शरीर कोशिका यानी कि कई कोशिकाओं से, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक, यानी कि बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव। ठीक, तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं जो कोशिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, यानी किसके आधार पर? केंद्रक के आधार पर। हम किसकी बात करते हैं? केंद्रक की बात करते हैं, न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं या कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ठीक, दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, या हम एक कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका। केंद्रकीय कोशिका। ठीक, इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। दूसरा होती है सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। ठीक, सुकेंद्रकीय कोशिकाएं, जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक, दो प्रकार की होती हैं। पूर्व केंद्र की कोशिका जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और पहले दूसरी होती है सुकेंद्र की कोशिका जिसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब होता है, या प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक, और कैरियोटिक मतलब होता है
कैरियोन मतलब होता है कोशिका, सॉरी न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक विकसित नहीं होती है। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब विकसित न हो, जिनका विकास पूर्ण रूप से न हो, तो सब क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनका केंद्रक पूर्ण रूप से विकास विकसित न हो, यानी पूर्ण मैच्योर न हो, पूर्ण रूप से विकसित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब होता है वे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, जिनमें केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर। ठीक, हमारा टॉपिक जो होगा प्रोकैरियोटिक सेल, कोशिका, कोशिकाएं, कोशिका एवं यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हम क्या पढ़ेंगे अब? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्या पढ़ें? तो हम इसके बारे में, दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला क्या डिफरेंस होता है? पहला अंतर क्या होता है? हम इधर प्रोकैरियोटिक कर लेते हैं, इधर हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हैं, यानी हम इधर प्रोकैरियोटिक और ये होगा यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर की बात हो रही है। पहला अंतर क्या है कि जो केंद्रक जो होता है इनमें विकसित नहीं होता है, यानी कि केंद्रक इसमें क्या होता है? केंद्रक अविकसित होते हैं। केंद्रक अविकसित होता है। ठीक, और इसका जो केंद्रक क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। ठीक, इसमें दूसरा अंतर क्या होता है कि केंद्रक तो विकसित नहीं होता है, साथ ही साथ क्या होता है? इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? केंद्रक कला उपस्थित होता है। इनमें जो होता है, इनमें केंद्रक कला क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक, अब जो केंद्रक कला क्या है, इसमें अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि केंद्रक कला तो अनुपस्थित होता है, साथ साथ केंद्रिका भी अनुपस्थित होता है। केंद्रिका का अभाव होता है या अनुपस्थित होता है। केंद्रिका अनुपस्थित होती है, नहीं, केंद्रिका का अभाव होता है। देखिए,
और इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रिका उपस्थित होती है। ठीक, अब देखिए जो जब केंद्रिका इसमें उपस्थित हो, केंद्रक कहाँ नहीं होगा, तो आप देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें जो केंद्रक जो पदार्थ होते हैं, केंद्रक द्रव्य होता है, वह कोशिका में इधर उधर फैला होता है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, जब इसमें केंद्रक कला होता ही नहीं है और केंद्रक कला के अंदर ही केंद्रक द्रव्य इसमें उपस्थित होते हैं, तो इसका मतलब जो केंद्रक कला नहीं होता है, यह पूरे कोशिका में केंद्रक क्या होता है, केंद्रक जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होता है, वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, सॉरी, फैला होता है। क्या होता है, फैला होता है। और इसमें हमने कहा जो कोशिका होता है, कोशिका क्या होता है, केंद्रक कला, केंद्रक जो पाया जाता है वह केंद्रक कला से चारों ओर से घिरा होता है। जब घिरा होगा तो इसमें मतलब जो केंद्रक पदार्थ होते हैं, जो केंद्रक मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस मटेरियल होते हैं, वह क्या होता है, इधर उधर फैला नहीं होता, एक जगह एकत्रित रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, और इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, जहां पे छोटी अच्छा क्या बताया जरूरी। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें केंद्रक द्रव्य उपस्थित है, क्या केंद्रक कहते हैं। ठीक, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को दोनों को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या होता है, यानी कोशिका में एक उपस्थित प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सॉरी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब केंद्रक कला का अभाव होता है, जो पदार्थ होते हैं केंद्रक का, वो क्या होते हैं, पूरे कोशिका में फैले होते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं। ठीक, और इसमें जो होता है कोशिका में चौथा अंतर क्या होता है कि इनके जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं, डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। क्या होता है, केवल इनमें डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है। या हम कह सकते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक, अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जब हम जेनेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, केंद्रक की बात करते हैं, तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक में उपस्थित होते हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है आनुवंशिक पदार्थ, क्या पाया है, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, इस समय जैसे हम कर रहे हैं, केंद्रक की बात कर रहे थे, ये मान लीजिए जैसे केंद्रक है, और इसमें क्या होता है कि केंद्रक द्रव्य फैला होता है, पूरा क्या फैला होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक, केंद्रक द्रव्य है, और केंद्रक में क्या होता है, एक तरफ केंद्रिका होता है। ठीक, जो केंद्रिका यह मुख्यतः आरएनए का बना होता है, और आरएनए का क्या काम होता है, राइबोसोम का बना होता है, और ये मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन धागे होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जो ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, यह जो मुख्यतः डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, यह हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, तो जब सेल का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो जो क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं कि यह छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित होकर एक सूत्र जैसी संरचना बना लेते हैं, सूत्र जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्रोमोसोम कहते हैं।
क्रोमोसोम का हिंदी होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और एक गुणसूत्र ही होता है जो सभी मानव में जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपस्थित होता है और यही जो करता है आनुवंशिक यानी कि अगली पीढ़ी को लाने का उत्तरदायित्व होता है। ठीक, तो ये सब पदार्थ में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन देख रहे हैं एब्सेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन जब एब्सेंट है तो ये इसमें मुख्यतः क्या उपस्थित होगा? डीएनए पाया जाएगा। केवल केवल क्या आ जाएगा? डीएनए होगा। ठीक, और डीएनए क्या होगा? पूरे कोशिका में फैला होता है। पूरे एक कोश की जो जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पूरी तरह से यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में फैला होता है। जैसे आप बात करते हैं विषाणु की बात करते हैं, हम वायरस की बात करते हैं। ठीक, वायरस में क्या होता है जो इनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है आनुवंशिक पदार्थ होता है यह केवल और केवल किस रूप में होता है? डीएनए या आरएनए के रूप में होता है। ठीक, जो वायरस होता है इसमें या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। ज़्यादातर तो वायरस में आरएनए ही पाया जाता है। लेकिन हम बैक्टीरिया की जब बात करते हैं, जब बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या है? कोशिकीय पदार्थ। और इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो ये कोशिकीय जो जीव होते हैं इनमें डीएनए उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए पाए जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। ठीक, तो अब क्या है पांचवा पॉइंट क्या इसमें है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें रिक्तिका का अभाव होता है। रिक्तिका का अभाव होता है। और इसमें जो होता है रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका उपस्थित होती है। लेकिन अगर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका की जब हम बात करते हैं तो जो जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी पाई जाती है या कई में अनुपस्थित बहुत छोटी रूप में होती है, जिसे हम राजधानी कहते हैं या वैकोल कहते हैं। इसमें जो होते हैं पोषक तत्व भरे होते हैं। रिक्तिका जो पोषक पद का कार्य करता है, कोशिका को पोषक देने का कार्य करता है, पोषक पदार्थ। तो जो रिक्तिका होता है उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में यह छोटा होता है और पादप कोशिका में यह बड़ा होता है। पादप कोशिका में क्या होता है? रिक्तिका लगभग 80 से 90% भाग ही रिक्तिका पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें है इसके अतिरिक्त इनमें देखिए आप देखें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कायल, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कायल, लवक आदि कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? आदि कोशिकाएं अनुपस्थित। कोशिका में मतलब यहाँ समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि जो कोशिका में के अंदर जो उपस्थित कोशिका के अंग होते हैं, यानी कोशिका का मतलब क्या होगा? कोशिका के अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कायल, हरित लवक और रिक्तिका, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये जो पदार्थ केंद्रक जो होता है ये क्या कोशिका के अंग है। तो ये कोशिका क्या होते हैं? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कायल, लवक आदि कोशिका क्या होते हैं? इसमें अनुपस्थित होते हैं। और इसमें जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कायल, लवक आदि कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कायल, लवक आदि कोशिकाएं क्या होते हैं इसमें? यानी कि हमने बताया जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है एंसो केंद्र की कोशिका क्या होती है? यह पूर्ण रूप से विकसित होती है। जब विकसित होती है तो इसमें सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं और जितनी आवश्यकता है उतने मात्रा में उपस्थित होते हैं। लेकिन हमने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं यह सेल जो होता है अल्प विकसित होता है, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं, क्योंकि इसमें जो केंद्रक होता है
अल्प विकसित होता है। और केंद्रक जब अल्प विकसित, इसमें केंद्रक कला आदि पदार्थ आप देख रहे हैं सबका अभाव रहकर ज़्यादातर मात्रा होगा। ठीक। और 7वां पॉइंट की हम बात करते हैं तो जो इसमें राइबोसोम होते हैं, कौन सा? राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम होता है इसमें, किस प्रकार के होते हैं? 70S टाइप के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। ठीक। और इसमें जो राइबोसोम होता है कैसा होता है? 80S टाइप का होता है। ठीक। यस मतलब तो इसकी एक यूनिट है, यह क्या है? यस क्या है? राइबोसोम को नापने वाली एक यूनिट है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो राइबोसोम इसमें कैसा होता है? 70S टाइप के होते हैं। और इसमें राइबोसोम कैसा होता है? 80S टाइप के होते हैं। ठीक। तो अगला पॉइंट इसमें हम कोशिका चक्र, इनका कोशिका चक्र लगभग 20 से 60 मिनट तक का होता है। कितना होता है? 20 से 60 मिनट का समय लगता है कोशिका चक्र में, यानी कि सेल साइकिल में। किसके साइकिल में? सेल साइकिल में। यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका के निर्माण होने में कितना टाइम लगता है? केवल 20 से 60 मिनट का टाइम लगता है। ठीक। और इसमें अगर हम बात करते हैं, कोशिका चक्र में टोटल 12 से 14 घंटे लगते हैं। ठीक। जो सेल साइकिल है, जो कोशिका चक्र का समय, इसमें कितना लगता है? 20 से 60 मिनट लगता है, यानी कि 20 मिनट से 1 घंटे की समय लग सकता है। इसके बीच में कोशिका चक्र होता है। और इसमें जो होता है कोशिका चक्र होता है 12 से 14 घंटे लगते हैं, यानी कि 12 से 14 घंटे लगते हैं, लगभग हाफ डे लग जाता है। तो कोशिका चक्र की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें, क्योंकि आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज करेगा। तो हम थोड़ा सा कोशिका चक्र की बात शुरू करते हैं। देखिए, हमने पीछे आपको बताया था, जो हमने आपको कोशिका के सिद्धांत में बताए थे, तो हम उसमें बताया गया था जो कोशिका का, यानी नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है, नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वह केवल कौन सी कोशिका से होती है? पुरानी कोशिका से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति केवल किससे होती है? पुरानी कोशिका से होती है। और यह जो क्रिया होता है कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन। ठीक। इसे बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक। तो कोशिका विभाजन के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। ठीक। और तीसरा टाइप्स होता है जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक। जो इसे बोलते हैं एमाइटोटिक डिवीजन, इसे बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन, और इसे बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। ठीक। असूत्री विभाजन यह एकदम सूक्ष्म वर्ग की जंतुओं में होता है, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है कि थोड़े बड़े वर्ग के जंतुओं में होता है, यानी कि सभी जीवों में होता है। हमारे अंदर भी समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि हमारे शरीर में हमेशा एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका से पुरानी 2 कोशिका का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। ठीक। यानी एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन जब असूत्री विभाजन होता है, यह केवल आनुवंशिक पदार्थ में होते हैं। किनमें होते हैं? जिनमें द्विलिंगी जनन होता है। जो कैसे जनन होते हैं? जो एकलिंगी जनन होता है, सॉरी, द्विलिंगी एकलिंगी, हाँ,
यानी कि जिनमें जनन के लिए क्या होता है, लैंगिक जनन क्रिया होती है। जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें असूत्रीय विभाजन होता है, और जिनमें अलैंगिक जनन होता है उनमें असूत्रीय और समसूत्रीय विभाजन होता है। तो जब लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें नर व मादा दोनों जनन अलग अलग की आवश्यकता होती है, दोनों अलग अलग की जनन की एक विपरीत जोड़े की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो नर के जो शुक्राणु होते हैं और माता के अंडाणु, ठीक, तो इनके जो शुक्राणु और अंडाणु में जो निषेचन क्रिया होती है, जो अर्ध समसूत्री विभाजन यानी निषेचन क्रिया होती है, उस समय इनकी कोशिकाओं में जो जैसे मादा यानी कि पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। 46 नर में होती है, 46 मादा में। तो यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी इसकी आधी कितना हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी और इसकी आधी हो जाएगी। 23 इसके आएंगे, 23 इसके आएंगे। 23 प्लस 23 यानी कि इस तरह गुणसूत्र का आधा हो जाता है। यानी जो गुणसूत्र हमारे होते हैं उनका विभाजन जो कोशसूत्र कोशिका होता है और निषेचित करके युग्मनज यानी जायगोट बनाते हैं। तो इस प्रकार जो होता है सब कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, जो हम बात कर रहे थे कोशिका चक्र की, सेल डिवीजन की बात कर रहे थे हम। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र इसे हम बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक बच्चों, कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र में क्या होता है कि इसके दो प्रोसेस होते हैं। कोशिका चक्र में दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है अंतरावस्था, या इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था, ठीक। और दूसरा जो है इसका भाग होता है, दूसरा क्या, इसे हम विभाजन अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, विभाजन अवस्था। अब अंतरावस्था क्या है, जैसे हम या ग्रोथ अवस्था कहते हैं या अंतरावस्था, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अंतरावस्था की। अंतरावस्था या वृद्धि अवस्था, वृद्धि मतलब ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना यानी इम्प्रूवमेंट होना। तो इसमें तीन प्रक्रिया होती है। अंतरावस्था में कितनी प्रक्रिया होती है, तीन होती है। एक होती है जीवन, दूसरा जाता है यश, और दूसरा होता है, तीसरा होता है G2 अवस्था। जीवन अवस्था, यश अवस्था और G2 अवस्था। जीवन अवस्था में क्या होता है कि जैसे हमने बताया कोशिका होती है, कोशिका के दो भाग होते हैं। ये जो होता है कोशिका द्रव्य होते हैं, कोशिका द्रव्य, और यह जो होता है केंद्रक होता है, ठीक। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य भरा होता है, ठीक, और इसमें कोशिका द्रव्य होता है। तो जो जीवन अवस्था होती है यानी कि ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि अवस्था यानी कि ग्रोथ डिवीजन या जीवन अवस्था में क्या होता है, यह जिसे हम जीवन ग्रोथ की पहली अवस्था जो होती है, वृद्धि की जो पहली अवस्था होती है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जो कोशिका द्रव्य होता है, इनमें कोशिकाओं में उपापचय दर बढ़ जाती है। कोशिका में क्या होता है कि उपापचय दर बढ़ जाती है। जब उपापचय दर बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो पदार्थ की बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है। पदार्थ की बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेज होती है। यानी इसमें जो जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, दोगुने होते हैं। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गालिका हो गया, लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये जो पदार्थ होते हैं, रिक्तियाँ होती हैं, ये सभी की संख्या क्या होती है, दोगुने हो जाती है। यानी जब दोगुने हो जाएगी तो कहीं कहीं इसके आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ये कुछ और बड़ा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना। अब इसकी संख्या आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब दूसरी अवस्था में क्या होगा, पहली अवस्था थी होगी, दूसरी अवस्था मतलब सिंथेसिस अवस्था। सिंथेसिस अवस्था में क्या होता है, जो केंद्रक में डीएनए होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, यानी हम बात कर रहे हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो हिस्टोन प्रोटीन और इसकी जो सिंथेसिस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की प्रक्रिया तेज हो जाती है बनने की, और यहाँ पे डीएनए जो होता है, एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। यानी यहाँ पे एक डीएनए का दूसरा डीएनए तैयार होता है, यानी दो डीएनए बन जाते हैं, ठीक।
और जो G2 अवस्था होता है, इस अवस्था में जो कोशिका विभाजन के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसका निर्माण होता है। यानी कि G2 अवस्था में RNA प्लस प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, 3 अवस्था में होता है। पहली अवस्था में क्या होता है कि कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका द्रव के जो कोशिकांग होते हैं, इनमें उपापचय दर बढ़ जाता है, जिसका इनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। और यह सिंथेसिस अवस्था हमने कहा जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का प्रक्रिया इसमें भी बनता है, और जिसके कारण डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है इसकी भी। और G2 अवस्था हमने कहा जो कोशिका विभाजन के लिए जो जो पदार्थ चाहिए उसका निर्माण होता है, यानी RNA प्लस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो इसका निर्माण तेज होता है। अब क्या हो गया कि कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो गई, कोशिका क्या हो गई, विभाजन के लिए तैयार हो गई। तो अब जाती है कोशिका किस अवस्था में चली जाती है, विभाजन अवस्था में, विभाजन अवस्था में चली जाती है, यानी डिवीजन फेज में चली जाती है। किस फेज में चली जाती है, डिवीजन फेज में चली जाती है। और यहाँ पे विभाजन जो होता है, विभाजन होता है, विभाजन क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। बस बच्चों, आपके लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। फिर हम इसके बारे में अगली क्लास कोशिका के हम बारे में, कोशिका का डायग्राम बना के उसके कोशिका के बारे में अच्छी से हम आपको समझाएंगे। तब के लिए आपका धन्यवाद देखने के लिए। अगले वीडियो में हम फिर इसके बारे में लेकर आएंगे।